बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने फाइलम हेमिकॉर्डेटा स्टार्ट किया था और उसकी हमने एक क्लास एंटीरोनियस्टा जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस की थी। आज बारी आती है दूसरी क्लास की, दैट इज़ क्लास टीरोब्रंकिया। इसके हम कुछ जनरल फीचर्स देख लेते हैं और इसके जो मेंबर्स हैं, स्पेशली जो रेब्डोप्लूरा आपको नज़र आ रहा है, इसके बारे में, इसकी बॉडी फॉर्मेशन और इसके मेंटेनेंस फंक्शंस को स्टडी कर लेते हैं। टीरोब्रंकिया के बारे में क्या लिखा गया है यहाँ पे? टीरोब्रंकिया इज़ अ स्मॉल क्लास ऑफ हेमिकॉर्डेट्स फाउंड मोस्टली इन डीप ओशनिक वाटर्स ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर. A few live in European coastal waters and in shallow waters near Bermuda. Zoologists have described approximately 20 species of टीरोब्रैंक्स. यानी बेसिकली ये आमतौर पर तो डीप सी वाटर ड्वेलिंग है, कुछ स्पीशीज़ इसकी ऐसी हैं जो कि कोस्टल वाटर्स के पास भी रहती हैं, यानी शोर के नज़दीक या साहिलों के पास। टीरोब्रैंक्स आर स्मॉल रेंजिंग इन साइज़ फ्रॉम 0.1 to 5 मिलीमीटर्स। बहुत छोटे हैं साइज़ में, 0.1 to 5 मिलीमीटर, बहुत मुश्किल से नज़र आने वाले। मोस्ट लिव इन सिक्रेटेड ट्यूब्स इन एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड कॉलोनीज़, यानी बेसिकली ये प्रेफर करते हैं कि ट्यूब्स के अंदर रहें, अपनी बॉडी में से ही ट्यूब्स को सिक्रीट करते हैं। एज इन एंटीरोनियस्टा द टीरोब्रैंक बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। आपको याद होगा कि पीछे हमने एंटीरोनियस्टा में बॉडी के 3 पोर्शंस पढ़े थे, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। इसमें भी वही कॉम्पोजिशन है बॉडी की। द प्रोबोसिस इज़ एक्सपैंडेड एंड शील्ड लाइक, यानी इसमें बेसिकली थोड़ा सा फॉर्मेशन, थोड़ी सी जो एक्सटर्नल उसकी मॉर्फोलॉजी है वो डिफरेंट है। वहाँ पे हमें प्रोबोसिस एक टिपिकल प्रोबोसिस की तरह से नज़र आई थी, यहाँ पे उसकी फॉर्मेशन थोड़ी जो है वो शील्ड लाइक दिखाई गई है। शील्ड का मतलब क्या है कि ये एक कवरिंग सी दे रही है बॉडी के बाहर की तरफ या ट्यूब के बाहर की तरफ। इट सिक्रीट्स द ट्यूब एंड एड्स इन मूवमेंट इन द ट्यूब, यानी बेसिकली यही वो पोर्शन है, ये प्रोबोसिस का पोर्शन है जो कि कवर भी करता है इस सारी ट्यूब को, और ये ट्यूब सारी की सारी सिक्रीट भी इसी के अंदर से होती है, यानी ये फॉर्मेशन बेसिकली इस प्रोबोसिस की वजह से ही बनती है। द कॉलर पोजेसेस 2 to 9 आर्म्स विद न्यूमरस सिलिएटेड टेंटिकल्स, यानी इसका अगर कॉलर आप देखें तो पीछे वाले के कॉलर से थोड़ा सा डिफरेंट है। कॉलर जो है वो इसके अंदर आपको एक्सटेंशंस नज़र आ रही हैं और उसके मुख्तलिफ आर्म्स हैं और उसके ऊपर टेंटिकल्स मौजूद हैं, तो ये कॉलर की कॉम्पोजिशन जो है वो एंटीरोनियस्टा से थोड़ी सी डिफरेंट है। द ट्रंक इज़ यू शेप्ड। उसके बाद अगर आप इसका ट्रंक देखें इसकी बॉडी का, तो वो यू शेप्ड है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि माउथ यहाँ पे सिचुएटेड है और माउथ से ये टर्न करते करते ये एनस की तरफ यहाँ पर मुड़कर जो है वो यू शेप्ड कॉम्पोजिशन में इसका ट्रंक कॉन्स्टिट्यूट कर जाता है। तो ये तकरीबन ये मेन एक एनिमल की बॉडी है जो कि प्रोबोसिस, उसके कॉलर विद टेंटिकल्स और उसके मेन ट्रंक जो कि यू शेप्ड है उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूट करती है। मेंटेनेंस फंक्शंस इसके आप देख लीजिए। टीरोब्रैंक्स यूज़ वाटर करंट्स दैट सीलिया ऑन देयर आर्म्स एंड टेंटिकल्स जनरेट टू फिल्टर फीड। अब उसमें यह है कि जब भी इसने फीडिंग करनी हो या बॉडी का फंक्शन करना हो, मेनली न्यूट्रिशन का, तो इसके ये जो टेंटिकल्स हैं, ये जो इसकी कॉलर के ये जो एक्सटेंशंस हैं, इनकी फ्लिकरिंग की वजह से या इनके मूवमेंट की वजह से पानी में सर्कुलेशन पैदा होती है और वो फूड को और मुख्तलिफ पार्टिकल्स को घेर घार कर जो है वो माउथ की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। Although one genus has a single pair of pharyngeal slits, respiratory and excretory structures are unnecessary in animals as small as टीरोब्रैंक्स because gases and waste exchange by diffusion. अब इसमें यह है कि सारी स्पीशीज़ में तकरीबन जो है वो नहीं पाई जाती फेरेंजियल स्लिट्स। पीछे वाले हमने पढ़े थे एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो थे इस फाइलम के कि इनके अंदर फेरेंजियल स्लिट्स हो सकती हैं, लेकिन टीरोब्रैंक्स में सिर्फ एक स्पीशी में पाई जाती है फेरेंजियल स्लिट और वो भी सिंगल होती है। बाकी स्पीशीज़ के अंदर फेरेंजियल स्लिट्स नहीं होती। तो फेरेंजियल स्लिट्स का हमने एक फंक्शन ये भी पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी गैसेस को एक्सचेंज करने में काम करती हैं, तो क्योंकि इनके अंदर वो है ही नहीं और इनका साइज़ भी 0 मिलीमीटर्स में है, इस वजह से इनको डिफ्यूजन बहुत आसानी से जो है वो हेल्प कर देता है मुख्तलिफ फंक्शंस में, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो उनका एक्सक्रीटरी फंक्शन हो। इनकी रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट के बारे में देख लीजिए। एसेक्सुअल बडिंग इज़ कॉमन इन टीरोब्रैंक्स एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलोनी फॉर्मेशन। अब ये एक प्रिमिटिव फीचर है कॉर्डेट्स या उनके अंदर, इनको जो है वो बिल्कुल इस तरह की कोई सिमिलरिटी नहीं दिलाता, और वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एसेक्सुअल बडिंग इनके अंदर कॉमन होती है जो कि कॉलोनी बना देती है इनकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाकर। टीरोब्रैंक्स ऑल्सो पोजेस 1 or 2 गोनेड्स इन द एंटीरियर ट्रंक। Most species are dioecious and external fertilization results in the development of planula-like larva that lives for a time in the tube of the female.
अब इसमें यह है कि एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों किस्म की रिप्रोडक्शन पाई जाती है। एसेक्सुअली ये बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं और अपनी एक कॉलोनी बना लेते हैं, जबकि सेक्सुअल प्रोडक्शन में इनके ट्रंक के अंदर गोनेड्स होते हैं और वो जब अपने अंदर से एग्स और स्पर्म्स रिलीज़ करते हैं तो वो लिटरली ओशन में या खुले पानी में चले जाते हैं और वहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। उसकी फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट स्टार्ट होती है और एक लार्वा बनता है जिसको प्लैनुला लार्वा हम कहते हैं। दिस नॉन फीडिंग लार्वा इवेंचुअली लीव्स द फीमेल्स ट्यूब, settles to the substrate, forms a cocoon and metamorphoses into the adult। अब उसमें यह है कि कुछ अर्सा जो है फर्टिलाइजेशन के बाद ये जब लार्वा बनता है ये अपनी पैटर्नल ये जो पेरेंटल ट्यूब है या मदर ट्यूब है उसके अंदर ही स्टे करता है। उसके बाद ये रेस्टिंग कंडीशन से निकल कर ये ओशनिक एनवायरनमेंट में चला जाता है और वहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है या मेटामॉर्फोसिस के थ्रू एडल्ट में चेंज हो जाता है। ये थी हमारे पास क्लास टीरोब्रैंकिया। उसके बाद हम देखेंगे फाइलम कॉर्डेटा स्टार्ट होता है, क्योंकि पीछे हमने ये सारे जो फीचर्स थे ये हमने हेमीकॉर्डेट्स के पढ़े थे। हेमीकॉर्डेट्स में हमने देखा था कि हाफ उनके अंदर कॉर्डेट्स वाले और हाफ इन्वर्टिब्रेट्स वाले तकरीबन फीचर्स हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं फाइलम कॉर्डेटा को। आज हम कॉर्डेट्स के जनरल फीचर्स जो हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। ऑल्दो फाइलम कॉर्डेटा it doesn't have an inordinately large number of species, that is about 45,000. Its members have been very successful in adapting the aquatic and terrestrial environments throughout the world। यानी इनमें बेशक इनकी बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है, पूरे के पूरे कॉर्डेट्स को मिलाकर भी 45,000 स्पीशीज़ ही कॉन्स्टिट्यूट करता है ये फाइलम, लेकिन इनके अंदर जो है वो इतनी सक्सेस पाई जाती है अडेप्ट करने की एनवायरनमेंट को कि इनकी स्पीशीज़ जो बहुत ज़्यादा फ्लरिश करती हैं, बहुत ज़्यादा उनको अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने का मौका मिलता है। सी स्क्वर्ट्स मेंबर्स ऑफ द सब फाइलम यूरोकॉर्डेट्स आर ब्रीफली डिस्क्राइब्ड इन द एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव दैट ओपन्स दिस चैप्टर। सबसे पहले फाइलम कॉर्डेटा जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमारे पास एक नाम आता है यूरोकॉर्डेटा का। यूरोकॉर्डेटा के जो मेंबर्स हैं उनको हम नॉर्मली सी स्क्वर्ट्स कहते हैं और ये सी स्क्वर्ट्स जो है वो ये एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनमें मेनली हम सबसे पहले देखते हैं कि कॉर्डेट्स वाले फीचर्स जो हैं वो सामने आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं लेंसलेट के नाम से या सब जो हमारे पास सब फाइलम सेफलोकॉर्डेटा है जिसमें हम मेनली एम्फिऑक्सिस वगैरह को देखते हैं। और इसके बाद आ जाता है हमारे पास सब फाइलम वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेट्स जो है हम बहुत सौ को जानते हैं, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ये सारे के सारे वर्टिब्रेट्स हैं। कुछ बेसिक फीचर्स जो हैं फाइलम कॉर्डेटा के उनके अंदर देखा जाए, देयर बॉडी इज़ बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड ड्यूट्रोस्टोमेट एनिमल्स। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एकाइनोडर्मेटा से ऑनवर्ड जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे ड्यूट्रोस्टोमेट हैं और इनकी बॉडी भी बायलैटरली सिमेट्रिकल होती है। 4 यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट एट सम स्टेज इन द डेवलपमेंट। जो इनके अंदर मेन हमने इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़े थे जो कि पहचान होती है कॉर्डेट्स की, वो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इनके अंदर 4 बेसिक ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि ज़िंदगी में किसी न किसी टाइम पे इनके अंदर मौजूद होंगे। नंबर फर्स्ट इज़ नोटोकॉर्ड। इस फिगर में भी आप देख सकते हैं कि ये एक बॉडी का क्रॉस सेक्शन है, बायलैटरली सिमेट्रिकल एक बॉडी है, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी जो बॉडी है उसके अंदर एक कॉर्ड है, ये रेड कलर की लाइन से आपको डिनोट किया गया है जिसको हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। नोटोकॉर्ड बेसिकली एक सपोर्टिव फीचर है और ये मीजोडर्म से बनता है। तो कॉर्डेट्स को जिस वजह से नाम दिया गया है कॉर्डेट्स का वो यही है स्ट्रक्चर जिसको हम नोटोकॉर्ड का नाम देते हैं। दूसरा इसका करेक्टर है फेरेंजियल स्लिट्स का। फेरेंजियल स्लिट्स हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि ये माउथ के बाद जो फेरेंक्स का पोर्शन आता है वहाँ पे बॉडी वॉल के नज़दीक कुछ स्लिट्स होती हैं, ओपनिंग्स होती हैं अमूमन, जिनको हम फेरेंजियल स्लिट्स कहते हैं। और कुछ एनिमल्स में ये स्लिट्स ओपन नहीं भी होती जिसकी वजह से वो पाउच की फॉर्म में आ जाती हैं, तो उनको हम फेरेंजियल स्लिट्स या फेरेंजियल पाउचेस के नाम से डिनोट कर सकते हैं। तीसरा फीचर इनका है डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड का मतलब क्या है कि वर्टिब्रेट्स या कॉर्डेट्स जितने भी एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में उनकी डॉर्सल साइड के ऊपर स्किन के बिल्कुल नीचे एक्टोडर्मल ओरिजिन का एक पोर्शन है जिसको हम न्यूरल ट्यूब कहते हैं या इसका नर्व कॉर्ड कहते हैं। इसके लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में भी आप देख सकते हैं इसके हेड से लेकर इसकी टेल तक ये चीज़ एक्सटेंड करती है जिसको हम न्यूरल ट्यूब कह रहे हैं। इसी को हम इसका डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड भी कहते हैं। इसके अलावा इनके अंदर आखिरी जो चौथा फीचर है इनकी पहचान का दैट इज़ पोस्ट एनल टेल, यानी एनस अगर यहाँ इस पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है, ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़त्म हो रहा है यहाँ पर, ये एनस है तो इसके पीछे तक एक चीज़ है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको हम पोस्ट एनल टेल कहते हैं। इसके अलावा देखा जाए अगर कॉर्डेट्स में दे हैव एंडोस्टाइल और थायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट।
यानी इनकी बॉडी के अंदर हम एक मज़ीद एवोल्यूशनरी एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जिसको हम एंडोस्टाइल कहते हैं। एंडोस्टाइल जो है वो नेक रीजन में एक ग्लैंड सा पाया जाता है जो बाद में ट्रांसफॉर्म हो गया था थायराइड ग्लैंड में। उसके बाद इनका कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है एंड दे हैव वेंट्रल कॉन्ट्रैक्टाइल ब्लड वेसल दैट इज़ हार्ट। अब से पहले हमने कोई ऐसा स्ट्रक्चर हार्ट या पंपिंग फीचर किसी स्ट्रक्चर का नहीं पढ़ा हुआ, तो इसमें यह है कि हार्ट जो है वो वेंट्रल कॉन्ट्रैक्टाइल ब्लड वेसल पहली बार हमें हार्ट के नाम से ये चीज़ नज़र आती है। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल से एक पैराग्राफ जो है वो उसका फॉलो कर रहे हैं। द फाइलम इज़ नेम्ड आफ्टर द नोटोकॉर्ड। इट इज़ अ सपोर्टिव कॉर्ड दैट एक्सटेंड्स मोस्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द एनिमल डॉर्सल टू द बॉडी कैविटी एंड इन टू द टेल। यानी इनके अंदर बेसिकली ये अगर मेन बॉडी कैविटी है, इसमें डॉर्सल साइड के ऊपर देखा जाए तो एक कॉर्ड जो है वो पूरी बॉडी में हेड टू टेल जो है वो एक लॉन्गिट्यूडनली रन करती है और ये एक सपोर्टिव फीचर है। It consists of connective tissue sheath that encloses the cells, each of which contains a large fluid-filled vacuole। यानी बेसिकली ये आपको यहाँ पे तो एक रॉड सा नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आप इसको मज़ीद एलेबोरेट करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं मेसोडर्म के, जो कि बेसिकली अंदर से खोखले या अंदर से खाली कैविटीज़ उनकी होती हैं। तो आप कह सकते हैं कि वैक्यूलेटेड जो है वो ब्लॉक्स उनके ऊपर ये मुश्तमिल होती है इसकी बॉडी। This arrangement gives the notochord some turgidity which prevents the compression along the anterior-posterior axis। यानी इसकी वजह से क्या है कि ये जो ब्लॉक्स हैं एक तरफ तो ये सपोर्टिव किस लिए हैं, क्योंकि थोड़ा सा रिजिड स्ट्रक्चर है इनका। At the same time, the notochord is flexible enough to allow the lateral bending as in the lateral undulation of the fish during swimming। अब हम देख सकते हैं कि एक तरफ इसको अल्लाह ताला ने जो है वो एक सपोर्टिव फीचर बनाया है, इसमें थोड़ी सख्ती भी रखी है ताकि पूरी बॉडी का जो पोस्चर है, बॉडी की जो शेप है वो भी मेंटेन की जा सके, और दूसरी तरफ ये इतना फ्लेक्सिबल भी है कि बॉडी के मूवमेंट्स को जो है वो कोऑर्डिनेट किया जा सके। इसकी वजह से जैसे प्रिमिटिव फ़िश में हम देखते हैं, जॉलेस फिशेस में, हैग फिशेस हैं या लैम्प्रेज हैं, उनके अंदर ये मौजूद रहता है पूरी ज़िंदगी और इसमें उनके मूवमेंट्स भी डिस्टर्ब नहीं होती इसकी मौजूदगी की वजह से। तो एक तरफ ये स्ट्रक्चर जो नोटोकॉर्ड है ये रिजिड भी है और दूसरी तरफ इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी है जो मूवमेंट को डिस्टर्ब नहीं करती। इन मोस्ट एडल्ट वर्टिब्रेट्स कार्टिलेज और बोन पार्टली और इंटायरली रिप्लेसेस द नोटोकॉर्ड। फिर जब हम जॉलेस फिशेस से आगे के लेवल पे जाते हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस में, बोनी फिशेस में, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में, तो ये नोटोकॉर्ड जो है ये एम्ब्रियोनिक लाइफ तक महदूद रह जाता है और ये बाद में रिप्लेस कर दिया जाता है वर्टिब्रल कॉलम से, यानी बोनी स्ट्रक्चर से रिप्लेस कर दिया जाता है और बॉडी को वो चीज़ सपोर्ट करती है। फिर दूसरा फीचर जो हमने पढ़ा है फेरेंजियल स्लिट्स के नाम से। दे आर अ सीरीज ऑफ ओपनिंग्स इन द फेरेंजियल रीजन बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी। अब इसमें हम देखें कि फेरेंक्स के रीजन में हमें कुछ स्लिट्स, इसकी जो जनरलाइज पैटर्न दिखाए गए उसमें नज़र आ रही हैं। तो बेसिकली क्या है कि फेरेंजियल रीजन में बॉडी वॉल के अंदर कुछ ऐसी ओपनिंग्स नज़र आती हैं जिनको हम फेरेंजियल स्लिट्स कहते हैं। In some chordates, diverticula from the gut in the pharyngeal region never break through to form an open passageway to the outside। यानी वैसे तो हम देखते हैं कि फ़िश में भी अगर देखा जाए तो कि माउथ से पानी की एंट्रेंस है और उसके बाद जब फेरेंजियल रीजन में आता है तो यहाँ से इन फेरेंजियल स्लिट से बाहर निकल जाता है पानी और जाते जाते जो है वो मुख्तलिफ गैसेस के एक्सचेंज जो है वो पॉसिबल बना देता है। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें ये स्लिट्स जो है वो बंद हुई भी होती हैं, यानी बाहर की तरफ ओपनिंग नहीं होती है बल्कि अंदर की तरफ से तो ये खुली हैं, बाहर जो बॉडी वॉल है वहाँ पे कोई ओपनिंग नहीं है, तो ये पाउचेस की फॉर्म में छोटी छोटी पाउचेस बन जाती हैं जिनको हम फेरेंजियल पाउचेस का नाम दे देते हैं वहाँ पे। The earliest chordates used the slits for filter feeding. Some living chordates still use them for feeding. Other chordates have developed gills in the pharyngeal pouches for gas exchange. The pharyngeal slits of the terrestrial vertebrates are mainly embryonic features and may be incomplete। अब जिन एनिमल्स के अंदर ये pharyngeal slits होती हैं वहाँ पे ये गैसेस के एक्सचेंज में भी काम करता है।